Welcome students. Till today you have derived various dimensional formulas with the help of simple formulas, but today we are doing the same thing in a reverse manner. That is, in a reverse order we are doing the same thing. That is, with the help of dimensional formula you have to derive the expression of the real formula. ठीक है ना। यानी कि अब तक आपको फॉर्मूले गिवन थे, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला गिवन था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसी वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता था मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूले पता थे और इनके आपने डायमेंशनल इक्वेशन निकाली। लेकिन अब हम उल्टा करेंगे, अब हम डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से इनके फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो टॉपिक का नाम भी यही है, रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं यहाँ पे, पेंडुलम का ले रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम ये वैसे तो चैप्टर 11th क्लास में है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल उसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे। पेंडुलम आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो ये किसी भी थ्रेड के साथ, ये इसको हम बॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉब, BOB बॉब। और ये होता है थ्रेड, जिस थ्रेड के साथ इसको हम बांधते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर आप एक्सट्रीमली राइट में ले जाके छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा, फिर एक्सट्रीम राइट में जाएगा, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा। तो ये टू एंड फ्रो ये पोजिशन इसकी चलती रहेगी। कब तक चलेगी, अल्टीमेटली धीरे 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 आगे ये वापस अपनी मेन पोजिशन पे आ जाएगा और रुक जाएगा। तो ये होती है मेन पोजिशन, और ये दोनों जो है इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये रुक जाता है। तो इस पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो एक सिंपल टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल ऑसिलेशन को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इस पोजीशन पे आपने छोड़ा, यहाँ से छोड़ा आपने एक्सट्रीम राइट से, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट में गया और फिर एक्सट्रीम राइट तक आ गया। तो कितना टाइम लगा इसको एक सिंगल कंप्लीट साइकिल करने में, तो ये होता है टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ दी सस्पेंडिंग थ्रेड कितनी है, ये लेंथ कितनी है। दूसरा ये बॉब, ये जो बॉब है इसका मास कितना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट होता है, जो कि इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है ना, स्मॉल g। तो ये दो फैक्टर इस पे लगते हैं, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए, नीचे ग्रेविटी लगती है इसके ऊपर mg, ठीक है ना, और ये टेंशन है वायर की, तो उस हिसाब से हम इसको सोल्व करें। तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन L एंड G, ठीक है ना। लेकिन किस बेसिस पे डिपेंड करता है, वी डोंट नो द पावर ऑफ डिपेंडेंस। तो डिपेंड तो करता है L और G पे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन किस पावर पे डिपेंड करता है वो हमें पता नहीं है। तो पावर हमने क्या ले ली, L की पावर A ले ली और G की पावर B ले ली, और K क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ कंसिडर कर लिया, हमने जस्ट माना है, लेट अस कंसिडर, हमने माना है इसको, ठीक है ना। ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जो टाइम पीरियड है T, वो कोई K कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, L की कुछ पावर पे डिपेंड करेगा और G की कुछ पावर पे डिपेंड करेगा। तो G यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब मैंने कहा था आपको उल्टा चलना, आपको इसका एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेकिन आप कैसे ड्राइव करोगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लो पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, T है। तो T का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, T होगा, को टाइम पीरियड को हम T से डिनोट करते हैं। तो T की पावर m और 1, और m और l क्या है, यहाँ पे है ही नहीं इस तरफ, तो m की पावर 0 ले लो और l की पावर 0 ले लो, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं, MLT। तो जो फैक्टर नहीं होता उसकी पावर हम 0 लिख देते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m की पावर 0 क्या, 1, l की पावर 0, 1, तो बच गया क्या, t की पावर 1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे राइट हैंड साइड का देखिए, तो कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, लेते नहीं है। L क्या है, लेंथ, तो लेंथ को कैपिटल L से, और इसकी पावर कितनी है, A, और ये क्या है, G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की होगी लेंथ और टाइम की होगी T की पावर -2 और उसकी होल पावर B। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कीजिए। तो L की पावर आ गई A, और यहाँ पे L की पावर आती है B, और T की पावर आ जाएगी -2B। फिर इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो L की पावर ये ऐड अप हो जाएंगे, तो L की पावर A + B,
और t की पावर -2b। तो l और t आ गया, m है नहीं तो m की पावर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की एक डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और राइट हैंड साइड का एक डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो अब हम इनकी पावर्स में इनको इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर की टर्म्स में इक्वेट करेंगे। तो पहले m को इक्वेट कर लेते हैं, तो m की पावर इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो इनको तो कोई फायदा नहीं इक्वेट करके, सेम ही है। फिर हम कर लेते हैं l को इक्वेट कर लो, तो l की पावर इधर कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, 0, तो 0 इक्वल टू इधर l की पावर कितनी, a प्लस बी, तो इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -b। फिर हम इक्वेट कर लेते हैं t की पावर, तो t इधर कितना है 1 और इधर कितना है -2b, तो 1 इज इक्वल टू -2b, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं b, तो b कितना हो जाएगा -1/2। अब देखिए ये b की वैल्यू जब आप ऊपर यहां पुट कर दोगे इस इक्वेशन 1 में, तो आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू हैव a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -1/2। तो आपको ये सिंपली ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिया था a और b, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमने पुट कर दिया l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 है, तो नीचे आ जाएगा l अपॉन जी हो जाएगा, l अपॉन जी। और पावर 1/2 इसको हम रूट ओवर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम वेयर k इज कांस्टेंट, l इज लेंथ ऑफ द बॉब एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो सो वी कैन ड्राइव द रिलेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से देखिए हमने एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, ठीक है ना। वेयर k इज ए कांस्टेंट विच कैनॉट बी ड्राइव्ड डायमेंशनली, तो k हमारे पास कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट की हम डायमेंशनली ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा सबके साथ तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द कांस्टेंट विच हैज़ नो डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स की। जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी कुछ डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो द कांस्टेंट्स विच हैज सम डायमेंशंस दे आर नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट्स, एंड द कांस्टेंट्स विच हैज नो डायमेंशन दे आर टर्म्ड एज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पाई है, तो पाई की वैल्यू हमें सिंपल पता होती है कितनी है, 22/7 या फिर 3.14। तो ये हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आती है, इसमें कहीं डायमेंशन का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमारे पास क्या है, वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है विच हैज़ नो डायमेंशन। तो देयरफॉर वी कैटेगराइज दिस थिंग एज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। लेकिन वेयर एज ऑन द अदर हैंड व्हाट आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, दीज आर द कांस्टेंट्स विच हैज़ डायमेंशंस इन इट, इनके अंदर डायमेंशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, तो यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इट इज डिनोटेड बाय c एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन हमारे पास इसके साथ साथ डायमेंशन भी अवेलेबल है। क्यों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और आप स्पीड का डायमेंशंस आप निकाल चुके हो पीछे, मीटर पर सेकेंड, मीटर की l और लेंथ की t की पावर -1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई, साथ में डायमेंशन भी आ गई। तो द क्वांटिटीज या द कांस्टेंट्स विच हैज बोथ डायमेंशंस एज वेल एज कांस्टेंट वैल्यू, दे आर टर्म्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है g, ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, F इक्वल्स टू GM1 m2/r²। तो यहाँ से g की हम वैल्यू निकाल सकते हो, तो g कितना हो जाएगा, F r²/m1 m2। F क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और रेडियस क्या, एक लेंथ है, और मास, तो इसको आप ये मास से मास कट जाएगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन में पता है l t की पावर -2, और लेंथ को हम l² अपॉन मास को m, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगी g की डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास g का है, और इसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू पता है 6.111 × 10⁻11, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू भी है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं।
अच्छा, एक लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस, तो क्या कंक्लूड करेंगे कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एग्जैक्टली ऑन एग्जैक्ट इक्वेशन, कि जो डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में एकदम करेक्ट हो, मतलब फिट बैठे, ये ज़रूरी नहीं है। बट ए डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, कि जो डायमेंशनली जो करेक्ट है इक्वेशन वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पे फिट बैठे सही हो, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो वो तो हमेशा ही क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो ये जस्ट आप नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना, जो डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह करेक्ट हो, वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये जो है इक्वेशन ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी वो हमेशा ही क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो वो हमेशा ही गलत होगी, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए इनकेस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।